Good morning, all of you. How are you? I hope you are very fine. This is Avinash Manipuri and welcome to my YouTube classes. And now today's we will discuss about fourth part of chapter 1 history class 10th. And now here the age of revolution 1830 to 1848 कि यहाँ हम ये जो तीसरा भाग है, ठीक है, इस चैप्टर का, ठीक है, वीडियो का हमारा पार्ट 4 है लेकिन चैप्टर का थर्ड भाग है ये, जहाँ पर हम देखेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशंस यानी क्रांति का युग कि क्रांति की एज जो कि 1830 से 1848 के बीच में थी। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ये टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से कि एज कंजर्वेटिव रेजिम्स tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe such as the Italian and German states। की कंजर्वेटिव्स यानी मैंने बताया था जो रूढ़िवाद थे उनको कंजर्वेटिव्स कहा जाता था। तो जैसे जैसे इनकी ताकत मजबूत होने लगी, ये अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करने लगे। कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना, ठीक है। तो यूरोप के जो अनेक क्षेत्र थे तो वहाँ पर जो लिबरल नेशनलिज्म था, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएट, कि इन दोनों को एक साथ, ठीक है, क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा, रिवॉल्यूशन से जोड़कर देखा जाने लगा, ठीक है, क्योंकि ये रूढ़िवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। जैसे ये लिखा है कि ऑफ यूरोप सच एज इटालियन एंड जर्मन, इटली और जर्मनी के जो राज्य थे, ठीक है, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर आयरलैंड एंड पोलैंड। बेसिकली इटली और जर्मनी के जो राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के जो सूबे थे, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर इनको क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। ठीक है, फिर लिखा है नेक्स्ट कि दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेट मिडिल क्लास एलाइट। एलाइट का मतलब होता है विशिष्ट लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनको एलाइट कहा जाता है। Among whom were professors, school teachers, clerk and member of the commercial middle classes। की इसमें कौन कौन से लोग थे? शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे जिसमें प्रोफेसर, स्कूल के टीचर्स, क्लर्क, ठीक है, और जो कमर्शियल्स यानी वाणिज्य व्यापार में जो लगे लोग थे वो इनमें शामिल थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं जहाँ पर लिखा है द फर्स्ट अपहेरल। अपहेवल का मतलब ही विद्रोह होता है, विद्रोह, ठीक है, टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830 कि पहला जो विद्रोह था फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, जहाँ पर क्या हुआ था देखेंगे कि द बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिप एट इज हेड। ठीक है, तो जो फर्स्ट विद्रोह हुआ 1830 में, तो जो हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो बर्बन फैमिली थे, बर्बन फैमिली का जो साम्राज्य था जहाँ पर हम लुई 16 की बात करते हैं, ठीक है, तो उनको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन जब वापस से रूढ़िवाद आ गया था तो इनका पावर रिस्टोर कर दिया गया था और वापस से बर्बन फैमिली के हाथ में गद्दी सौंप दी गई थी, सत्ता सौंप दी गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या किया, इन रिवॉल्यूशनरीज ने इसको ओवरथ्रोन कर दिया, यानी जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, यानी राजा को गद्दी से हटा दिया। फिर उनकी जगह क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजतंत्र तो रहेगा लेकिन संविधान की तरीके से रहेगा कि लोगों का पार्टिसिपेशन होगा उसमें, और लुई फिलिप्स उसका हेड बनाया गया। देखिए यहाँ पर जो मैटरनिक हैं उनने क्या कहा था उनके बारे में है कि व्हेन फ्रांस स्नीज का मतलब होता है छींकना, कि जब फ्रांस छींकता है तो इनका मैटरनिक वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। कहने का मतलब ये कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कहा था मैटरनिक ने, एक टिप्पणी की थी इस तरीके से उन्होंने कि फ्रांस का इतना पावर था कि पूरा यूरोप फ्रांस से कनेक्टेड था, कि फ्रांस में कुछ होता तो उसका पूरा प्रभाव यूरोप में पड़ता था, ये मतलब था इसका। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। कि जुलाई क्रांति का जो विद्रोह था वो ब्रुसेल्स तक फैल चुका था, उसकी वजह से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह हो गया था। ठीक है, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, कि बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर कि एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए यहाँ पर है कि एन इवेंट्स की एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित वर्ग को क्या किया था, राष्ट्रीय भावना का संचार कर दिया था, नेशनलिस्ट फीलिंग का, वो था कि यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था, उससे ये लोग इम्प्रेस हो चुके थे। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी, कि 15वीं सदी 15th सेंचुरी तक जो ग्रीक था, ठीक है, वो ऑटोमन साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। फिर नेक्स्ट है कि द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरीज नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग द ग्रीक विच बीइंग बिगन इन 1821, कि यूरोप में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से हुआ था, ठीक है, तो यूनानियों का जो आज़ादी का संघर्ष इसकी वजह से 1821 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यूनानियों का जो इंडिपेंडेंस जो वॉर था, ठीक है, वो 1821 में हुआ। तो ये कुछ ईयर्स हैं, इनको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इनको नोट करते चलेंगे आप। नाउ द नेक्स्ट, नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एक्सेल एंड ऑल्सो फॉर मैनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथाइज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, ठीक है। अब यूनान में जो कहना चाहिए कि जो एक्सेल लोग थे, जो बाहर के लोग थे यूनान में, ठीक है, यूनान में राष्ट्रवादियों को जो बाहर रह रहे यूनानी लोग थे, ठीक है, तो उनको बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला इस क्रांति के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, पोएट एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीक एंड क्रेडल्स यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। तो अब देखिए, पोएट यानी कवि और जो कलाकार थे, ठीक है, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बता दिया है इन्होंने कि यूनान जो है यूरोपीय सभ्यता से ही निकला है, ठीक है, और इनकी प्रशंसा की और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध, ठीक है, यूनान के संघर्ष के लिए एक भारी जनमत जुटाया, कि लोगों को इकट्ठा किया। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। जो इंग्लिश कवि थे, इंग्लिश पोएट थे बायरन, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि बहुत सारा धन इकट्ठा किया और युद्ध भी लड़ने चले गए, ठीक है। फिर लिखा है कि वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, की जहाँ 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई थी। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कस्तूनिया ऑफ 1832 रीऑर्गेनाइज्ड ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और 1832 यानी 1832 में कस्तूनिया की जो संधि हुई थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ कस्तूनियल, ठीक है, कि उन्होंने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रीऑर्गेनाइज कर दिया, घोषणा कर दी उनकी। चलिए फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 3.1, जहाँ पर है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, कि अब देखिए रोमांटिक इमेजिनेशन यानी रोमानी कल्पना, कि रोमन के जो लोग थे, रोमान के जो लोग थे, उनकी कल्पना क्या थी और उनकी राष्ट्रीय भावना क्या थी। तो यहाँ लिखा है कि द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि जो राष्ट्रवाद का विकास सिर्फ युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि जो राष्ट्रवाद लोगों के अंदर आया था वो सिर्फ युद्ध और उनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं हुआ। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, कि कल्चर का मतलब समझते हैं आप, जो कहना चाहिए कला है, जो काव्य है, ठीक है, और संस्कृति हम इसको कह सकते हैं कल्चर को, कि कल्चर ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, की राष्ट्र बनाने के लिए। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग, कि कला, काव्य, कहानी, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या किया और मजबूत बनाने की कोशिश की। एक्सप्रेस द शेप, की इनका शेप को एक्सप्रेस किया। नाउ द नेक्स्ट, लेट अस लुक एट रोमांटिज्म, a culture movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments, कि अब देखिए यहाँ पर क्या है आगे, कि यहाँ पर लिखा कि यदि हम रोमानीवाद को देखें तो ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। यहाँ पर लिखा है कि साउथ टू डेवलप पर्टिकुलर फॉर्म नेशनलिस्ट फीलिंग, की कल्चर मूवमेंट था, ठीक है, कल्चर मूवमेंट था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करना चाहता था। Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science and focused instead on emotions, institution and mystical feelings. The effort was to create a sense of shared collective heritage, a common culture past and the basic of the nation, कि इन्होंने क्या किया, जितने भी साइंटिफिक रीजंस थे यानी तर्क वितर्क थे, ठीक है, इनका इन्होंने आलोचना किया
ठीक है, कि इनसे कुछ नहीं होना है। बेसिकली इनका जो मानना था कि इन्होंने अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। ठीक है, इमोशंस इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इंस्टीट्यूशन एंड मस्टिकल फीलिंग्स, यानी रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास क्या था कि देयर एफर्ट्स वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। कलेक्टिव हेरिटेज का मतलब एक सामूहिक विरासत जो सारे लोगों की विरासत होगी। ठीक है, और एक साझा संस्कृति यानी कॉमन कल्चर, जिनका पास्ट में सारे लोगों का जो कल्चर था, संस्कृति था, वो एक था। तो बेसिकली इन्होंने अपने इन्हीं चीज़ों को इन्होंने अपने राष्ट्र का आधार बनाया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर 1744-1803 क्लेम्ड द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल। कि जो जर्मन दार्शनिक थे जिनका नाम योहान गॉटफ्रीड था, ठीक है, ये रोमानी चिंतक थे, रोमानिक थिंकर्स थे। इन्होंने दावा किया कि जो सच्ची संस्कृति है, ठीक है, जो जर्मन कल्चर है, वो कहाँ पर डिस्कवर की जाती है? वो सिर्फ कॉमन लोगों में, जर्मन के कॉमन लोगों में, आम लोगों में डेवलप्ड की जा सकती है, जिसको बोलते हैं हम दास वोल्क बोलते हैं। ये लिखा है वर्ड दास वोल्क। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि इट वॉज थ्रू folk song, folk poetry and folk dance that the true spirit of the nation was popularized. So collecting and regarding these forms of folk culture was essential to the project of national building. folk का मतलब होता है लोकगीत, कि वहाँ के जो लोग, ठीक है, जो लोकगीत, लोक नृत्य, ठीक है, तो बेसिकली इनका मानना था कि जो राष्ट्र की सच्ची जो आत्मा है, ठीक है, वो लोकगीतों, जनकाव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती। इसलिए इन्होंने क्या किया कि लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एक साथ किया। ठीक है, जिससे कि नेशनल बिल्डिंग, प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग के लिए इनको अपना आधार बनाया कि लोकगीत, ठीक है, स्थानीय बोलियां जो वहाँ की थी, ठीक, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। तो यहीं पर लिखा है नेक्स्ट कि द एम्फेसिस ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं स्थानीय भाषा या स्थानीय बोलियां जो वहाँ के लोग बोलते थे। एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फॉल्कर्स। फॉल्कर्स का मतलब होता है लोक साहित्य। ठीक है, कि जहाँ के लोकल लोग जिस साहित्य, जिस लिटरेचर को पढ़ते हैं, जिसको समझते हैं, जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो कैरीड द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। कि इनके माध्यम से जो इलिटरेट लोग थे, जो मोस्ट ऑफ पीपल्स इलिटरेट थे, वहाँ तक राष्ट्रवाद की भावना को पहुँचाना इनका मेन उद्देश्य था। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन partitioned at the end of the 18th century by the Greek power रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया। बेसिकली ये जो था, ये स्पेशली ये केस जो था पोलैंड के लिए लागू होता था, क्योंकि पोलैंड को पार्टीशंस यानी विभाजन कर दिया था जो उस समय की ग्रेट पावर थी रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया के द्वारा। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। इसके बाद भी यदि पोलैंड को देखें तो ज़्यादा समय तक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा। नेशनल फीलिंग वर केप्ड अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। और नेशनल की फीलिंग वहाँ पर उसकी म्यूजिक और लैंग्वेज से लोगों तक पहुँचाई जाती थी। कैरोल क्रूपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरास एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलोनेलिस एंड माजुरका इनटू नेशनलिस्ट सिंपल। माजुरका वहाँ के लोक नृत्य को कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोक नृत्य होते हैं, ठीक वैसे ही है। तो क्या था बेसिकली कि इन्होंने अपनी राष्ट्रवाद की भावनाओं को अपने संगीत में, अपने लोक नृत्यों में, लोक गीतों में, ठीक है, इन्हीं को इन्होंने अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। The Polish language was forced out of school and Russian language was imposed everywhere। देखिए अब बात करते हैं भाषा कि भाषा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी और राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रूसी कब्जे के बाद, कि जब रूस ने कब्जा कर लिया था तो जो पोलैंड की भाषा थी पॉलिश, ठीक है, पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल, की स्कूलों से भी पॉलिश भाषा को हटा दिया गया और उनकी जगह जबरन, ठीक है, रूसी भाषा को लाया गया। ठीक, ये लिखा है कि रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। इन 1831 एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टू प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। कि 1831 में एक और रेवोल्यूशन हुआ, आर्म्ड रेवोल्यूशन, कि लोग हथियारों के साथ आए,
लेकिन फ्रांस के द्वारा इन रेवोल्यूशंस को दबा दिया गया। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ ग्लेरी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो जो बहुत सारे ग्लेरी यानी कुलीन वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए लैंग्वेज को अपना आधार बनाया, लैंग्वेज को अपना वेपन बनाया। पॉलिस वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजन इंस्ट्रक्शन। कि पॉलिस लैंग्वेज जो थी, ठीक है, पॉलिश लैंग्वेज को क्या किया गया कि गैदरिंग के लिए यूज़ किया गया। चर्च में जो गैदरिंग्स होती थी, रिलीजन इंस्ट्रक्शन देने के लिए पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ किया गया। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। कि बेसिकली इनको क्या किया, जो पादरी लोग जो थे, ठीक है, चर्च में जो पूजा करने वाले जो लोग होते हैं उनको पादरी कहा जाता है, ठीक है, और जो बिशप्स थे इनको जेल में डाल दिया गया और इनको साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि इन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था और पॉलिश भाषा का प्रचार कर रहे थे। ठीक, फिर लिखा है कि द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। कि पॉलिश भाषा को रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध क्या किया, एक संघर्ष के रूप में देखा जाने लगा, संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद जो आता है चैप्टर, इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स, जिसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।